हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वेंस्को की कैलकुलेशन के ऊपर होने वाला है। हालांकि बेटा मैं आप लोगों को आज ये जो मेरी क्लास है वैसे ये वेंस्को की कैलकुलेशन पे नहीं है। मतलब वैसे वेंस्को की हम कैलकुलेशन करेंगे लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आज मेरा ये लेक्चर देख रहा है और मैं ये मान के चल रहा हूँ इन सीक्वेंस देख रहा है, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। अगर कोई पहली बार इस लेक्चर में प्रकट आ गया तो बेटा वो तो पॉज कर दो और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, आपको पहले सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। जो भी अब तक मैंने अपनी ईपीएस स्टार्ट करी है, आपको उसका पूरा फर्स्ट लेक्चर से देखना। अगर आपको इसका पूरा पूर्ण इस्तेमाल करना है, पूरा बेनिफिट लेना है लेक्चर्स का, ठीक है, तो ही आपको मिलेगा अगर आप शुरू से देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे वो स्टूडेंट जो शुरू से देख रहे हैं और अगर वो इस लेक्चर पे पहुंच गए हैं, तो मैं उनको ये बता देता हूं कि आप अभी बेसिक ईपीएस पे एक्सपर्ट बन गए हो। आप कोई भी बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन अपने हाथ से निकाल लोगे, कोई आप लोगों को स्ट्रेस नहीं है। आपने 2 क्लास मेथड भी पढ़ लिया जिसमें हमने पार्टिसिपेटिंग सिक्योरिटी भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये जो अब जब बेसिक ईपीएस पढ़ लिया है तो फिर हम वैंस्को की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं सर, जब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका रीजन ये है कि बेटा जब मैंने आपको वैंस को पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि वैंस को निकालने के दो तरीके हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। और आपकी स्टडी मटेरियल, कुछ को स्टडी मटेरियल्स में दे रखा है, कुछ को स्टडी मटेरियल्स में नहीं दे रखा। मेरे स्टडी मटेरियल में ये वाला दे रखा है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, और जो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्टडी मटेरियल में देख रहे हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हो सकता है आप जो स्टडी मटेरियल में अपने देख रहे हैं आपको वैसा ना मिले। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको दोनों मेथड से पढ़ाऊंगा बेटा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इस वाले मेथड का नाम लॉजिक मेथड। उस ये जो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसको लॉजिकल मेथड बोलते हैं। जो मैंने आपको पढ़ा दिया था उसको वेटेड मेथड बोलते हैं। मेथड दोनों वेटेड है, लेकिन वो प्योर वेटेड मेथड है, क्योंकि उसके अंदर सम ऑफ ऑल वेट्स इज इक्वल टू 1 आता है। लेकिन इस वाले मेथड के अंदर बेटा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके अंदर सम ऑफ ऑल वेट्स इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को आज चीजें बताऊंगा, लेकिन ये एक लॉजिकल मेथड है। इसका रीजन है, इसका लॉजिक मेथड क्यों बोलते हैं वो भी आज मैं आपको बता दूंगा। और आप अपने सीएमए, जो ज्यादातर जितने भी सीएमए यूएसएस के स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला मेथड करते हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए ये मेरी जो क्लास है ये वाली मुझे रखनी पड़ी और ये बताना पड़ा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था बेटा मैं दोनों से पढ़ाऊंगा, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा बेटा। आप लोगों को पता है मैं सीधा ये मेथड करा के भी आराम से कर सकता था, लेकिन मैंने वो मेथड भी कराया, क्योंकि अगर किसी को उस मेथड से कंफर्टेबल हो रहा है तो वो उस मेथड से कर लेगा। और जल्दी कैलकुलेशन वैसे उस मेथड से हो जाती है अगर आप अपना हाथ एक बार बैठा लो। ठीक है, आप लोगों को बेटा ऐसा लगेगा वैसे प्राइमरी फेशियल कि ये मेथड ज्यादा इजी और जल्दी कैलकुलेशन वाला है, ऐसा नहीं है बेटा। उस मेथड में ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन होती है, प्रोवाइडेड अगर आपने हाथ बैठा लिया। नहीं बैठा फिर तो बेटा यही है मेथड। ठीक है, अगर आपने कोई प्रैक्टिस वैक्टिस ढंग से नहीं करी फिर तो बेटा इसी मेथड पे आ जाना, यही मेथड आप लोगों के लिए सही है। खैर, मैं ये आप लोगों को पढ़ा देता हूँ और ये चॉइस आप पे है कि आपको कौन सा मेथड चूज करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, उस मेथड में क्या होता था, उसमें हम जो भी एडजस्टमेंट करते थे वो करते थे बेटा इस ब्लू अमाउंट पे। इसको हम बोलते थे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, है ना। ये सारे के सारे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द डेट ऑफ एवरी इवेंट। हर इवेंट की मैंने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आपको निकाल के बताई थी। जैसे 1 जनवरी को पहले ये थी, लेकिन जैसे ही एक नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, मतलब जैसे ही एक नेक्स्ट इवेंट हुआ तो उस दिन नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई। फिर उसके बाद जो इवेंट हुआ 3 मई को, 1 मई को, उस दिन कितनी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग है। फिर जैसे एक और इवेंट हुआ जो कि था स्टॉक डिविडेंड का इवेंट, फिर कितना नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग था, फिर क्या इवेंट, फिर क्या इवेंट। तो हर इवेंट पे, हर एक नई इवेंट पे एक नई कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग हमारी निकल के आ रही है। तो सारी की सारी जितनी भी हम एडजस्टमेंट करते थे बेटा वो नई नई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पे करते थे। ठीक है, इसको हम बोलते थे रेट्रोएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर, या जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, वो मैंने आपको बताई थी। तो इनकी पीछे जाके आपको करनी पड़ती थी रेट्रोस्पेक्टिवली। बेटा जब भी स्टॉक डिविडेंड का केस आएगा, स्टॉक स्प्लिट का केस आएगा, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का केस आएगा, उन केस में बेटा आपको पीछे जाके अपनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, पीछे जाके। क्योंकि आपको पता है बेटा, क्योंकि आपने जब एक चीज, ये ऐसे इवेंट है जिसमें आपके जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे। देख लो बेटा, ये लॉजिक मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं, तभी मैंने बोला जो इस लेक्चर पे आ गया और मेरे लेक्चर को सिक्वेंशियल वाइज में देखा है उसको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको तो सारी चीजें ऐसे आ रही होंगी, बस बहुत बढ़िया। तो
अगर जैसे आप स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर देते तो बेटा स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करने से आपके नंबर ऑफ द शेयर मार्केट में बढ़ जाएंगे, लेकिन किताबों में तो नहीं बढ़ा ना, इसलिए आपको पीछे जाके चीजें चेंज करनी पड़ती है, तो उसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ऐसे ही आप स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो उसका भी चेंज कर देते हैं। फिर बेटा हमने फ्रैक्शन ऑफ द ईयर पढ़ा, फिर हमने फ्रैक्शन ऑफ द ईयर पढ़ा। फ्रैक्शन ऑफ द ईयर कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन ऑफ द ईयर ऐसे निकालेंगे, हर एक जो पहला इवेंट है उसका जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, उनका जो पैसा कंपनी ने नेक्स्ट इवेंट तक कितना टाइम यूज करा। और सिंपल भाषा में बोलूं तो 1 जनवरी को सोचो ये $1,30,000 के शेयर्स हैं, इसके बदले कंपनी ने पैसा उठाया होगा, तो ये पैसा कंपनी ने बस नेक्स्ट इवेंट, सीधा नेक्स्ट इवेंट, ऐसे नहीं पूरे साल, बस नेक्स्ट इवेंट तक कितने टाइम पैसा यूज करा, तो वो महीने मैंने आप लोगों के लिए हार दिए थे। फिर ऐसी ये वाला इसका इन 1.5 लाख वालों को नेक्स्ट इवेंट तक कब यूज करा, फिर 1,49,000 का नेक्स्ट इवेंट तक कब तक करा, फिर 1,63,900 का 178 के इवेंट तक करा। तो ऐसे मैंने आपको करते 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 ये बताया, ऐसे आप रीस्टेटमेंट फैक्टर भी निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा बैलेंस को निकल के आपके पास यहाँ पे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे हमने बेटा करा था इन डिटेल, पूरी क्लास लगा के हमने ये समझा था, 2 पार्ट्स में हमने पूरी वैंस की कैलकुलेशन समझी। इस मेथड के अंदर जो है ये वाला तो बेटा बिल्कुल सेम है, एज इट इज, ये बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन आपका ये जो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर वाला पंगा है, ये जो बेटा फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है, वो ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा जैसे अब तक हम करते थे। मतलब यहां पे हम फ्रैक्शन ले रहे थे कि जो पहला इवेंट है इसका जो पैसा है बस दूसरे इवेंट तक अब तक कितने टाइम यूज रहा, ऐसे। इसमें हम वो नहीं करते, इसमें हम बेटा पता है क्या करते हैं, जो पहला इवेंट हुआ उसका पैसा नेक्स्ट इवेंट तक नहीं, पूरे साल कंपनी में कितना टाइम यूज करा, बस। फिर सेकंड इवेंट का पूरे साल कंपनी में कितना टाइम पैसा यूज करा, फिर तीसरे इवेंट का जो पैसा है वो पूरे साल कंपनी ने कितना यूज करा, फिर ऐसे चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसी लास्ट, ऐसे। बस फ्रैक्शन ऑफ द ईयर ऐसे निकालना बेटा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। फ्रैक्शन ऑफ द ईयर आपको ऐसे निकालना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कुछ भी नहीं था बस ये एक अजम्पशन इसमें चेंज होगी, आपको यहाँ पे वैंस को अलग निकल के आ जाएगा, फिर आपको वो पे डिवाइड करना है, बस बेटा इतना ही था। ठीक है, तो वो खैर मैं आपको, अब ऐसा नहीं कि मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, आज हम इसी क्वेश्चन को फिर से इस वाले मेथड से करके देखेंगे और अपना ईपीएस निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स को करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बहुत टेक्निकल वे में दे रखा है ईपीएस, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा आपसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा मैंने जितना भी कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है मैंने उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल पे बना दिया बेटा। इतना सिंपल इतिहास में ईपीएस का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है जितना मैंने आप लोगों को बना दिया है बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है, डाइल्यूटेड जैसे स्टूडेंट डरते हैं वो आपको बेसिक ईपीएस से भी ज्यादा इजी लगेगा, वो आपको बेसिक ईपीएस से भी ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि उसका जो लॉजिक मैं आप लोगों को दूंगा, ट्रेजरी स्टॉक मेथड जो मैं आपको कराऊंगा, वो आपको ऐसे जाएगा बेटा, बस आपको समझ में आएगा भाई क्या चीज बता दी। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि सीएमए यूएसए में जो कंसेप्ट स्टूडेंट जिससे पूरा खौफ है, वो कंसेप्ट आप लोगों के लिए इजी बन जाएंगे, और जो इजी है वो तो इजी है ही बेटा। सीएपीएम हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, पता नहीं क्या ऑडिट हो गया, 404 वगैरह, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही सिंपल बन जाएंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो बेटा आप रहने ही देना, वो तो बहुत ही इजी बन जाएगा। जैसे कॉस्टिंग में आपको मैं वेरिएंस एनालिसिस बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, कोई फॉर्मूला लाइफ में नहीं रटेंगे बेटा, सबका लॉजिक बताएंगे, आप खुद ही बना लोगे पेपर में जाके फॉर्मूला। जितने दुनिया भर के जो फॉर्मूला उन्होंने बना रखे हैं ना, कुछ नहीं रटना आपको, आप खुद ही एक फॉर्मूला नहीं रटोगे, सारे फॉर्मूला खुद बनाओगे पेपर में जाके। ठीक है, हो जाएगा सब क्लियर। आइए पहले बस ये है बेटा, मेरे लेक्चर को सिक्वेंशियल वाइज में देखना है। ठीक है, ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन बेटा ये है, क्योंकि अगर इस कंडीशन को आप काटना पड़ेगा, अब मुझे काटना ही पड़ेगा नहीं। चलो ठीक, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अपना वही क्वेश्चन है, इसी सेम क्वेश्चन को हम अपने सेकंड वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, वही कंपनी ऑक्सडेल कंपनी है, 1,30,000 के, इसके साल के शुरू में वो कॉमन शेयर थे ही, लेकिन ये साल के शुरू में, मतलब अभी नया साल स्टार्ट हुआ,
नया स्टार्ट होते ही इस कंपनी ने देखा भाई साहब हमारे अभी मार्केट में कितने शेयर घूम रहे, 1,30,000 है, लेकिन अभी तो पूरा साल होगा, धंधा चलेगा, इशू करेगा, हो सकता है रीपरचेज करे, तो नंबर ऑफ द शेयर इंक्रीज कम ज्यादा हो सकते हैं, वो देख लेंगे। तो इसने दे दिया पूरे साल की इवेंट, अब पूरा साल खत्म हो गया, पूरा साल खत्म उसने इसने क्या क्या हरकतें करी, उन हरकतें का बेटा चिट्ठा इसने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे दिया। क्या है, पहला इवेंट इसने जो करा पूरे साल में वो करा 1 फरवरी 2020 को। क्या करा इसने, नए शेयर $20,000 के इशू कर दिए। अब देखते हैं इस वाले मेथड में बेटा, जो मैं आपको बात बता देता हूं, इसमें जो ब्लू पट्टी है ना, ब्लू पट्टी, इस सेकंड वाले इस वाले मेथड में ब्लू पट्टी को इग्नोर करना है, यहां पे सिर्फ ऑरेंज पट्टी से काम चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस वाले मेथड में ये तो हंसकी हुई है, अरे वो मुझे काटना नहीं था ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। इस वाले मेथड में फ्रेंड्स क्या है, हम ऑरेंज वाले जो मैंने आप लोगों को हाईलाइटेड दिख रहा है, ये वाला हम अकाउंट में लेते हैं, लेकिन पिछले वाले मेथड के अंदर बेटा हम ब्लू वाला मेथड लेते थे। आइए करते हैं, कहां चला गया ये, इसी चार्ट में मैं आपको फिगर करके दिखाता हूं। अब देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करके, देखिए मैं इस वाले में फिल नहीं करूंगा क्योंकि इसका एक रीजन है। ये वाला जो मैंने एक्चुअली बनाया था वो फर्स्ट मेथड के हिसाब से बनाया था। देखिए मेरा कोई भी मूड नहीं था आप लोगों को आज ये वाला मेथड पढ़ा रहा, मैं तो यही वाला मेथड आप लोगों को पढ़ा रहा था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझको ये रिस्पॉन्स आया कि सर हम हमारे स्टडी मटेरियल में ये वाला मेथड दे रखा है सर, मतलब उनको नहीं पता था कि मैं उनको ये वाला मेथड पढ़ाऊंगा। लेकिन जब उनके डाउट्स वगैरह आए, उनके पास डाउट्स वगैरह आए, तो उन्होंने यही देखा, तो मैंने सोचा चलो ये वाला मेथड भी मैं इनको करा ही देता हूँ जिस हिसाब से ये पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो जो डाउट पूछ रहे थे वो इसी मेथड से पूछ रहे थे कि देखो सर ये माइनस क्यों हुआ, सर रीपरचेज में ये माइनस क्यों हुआ, और सर ये मंथ ऐसा क्यों लिया, समझ नहीं आ रहा सर। तो ये मैंने सोचा चलो इस मेथड को भी कवर में ले लेता हूँ। तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगा, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे आ जाइए। पहला जो मैं कॉलम डेट जो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं डेट का कॉलम बनाने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग के ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग के ऊपर बनाने वाला हूं। फिर बेटा मैं वही फैक्टर लूंगा, है ना, फैक्टर लूंगा बेटा, जिसको हम RRF भी बोल सकते हैं, रिएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर, जिसका मैंने आपको बोला हुआ है, ये मैंने ले लिया। फिर मैंने फैक्टर ऑफ द ईयर भी ले लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ ही लिख देते हैं, लेकिन मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे इजी हो जाता है थोड़ा सा। फैक्टर ऑफ द ईयर ले लिया, और यहां पे निकल के आ गया हमारा वेटेड वाला, वेटेड एवरेज, वेटेड नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, ये बेटा हमारा है। अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली जो हमारी डेट है, पहली जो हमारी बेटा डेट होने वाली है वो होने वाली है ये वाली, ये देखो जनवरी 1, जनवरी 1 मेरी पहली डेट है। और जैसे ही साल शुरू हुआ आपके नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग कितने सारे बोलो तो जोर से, साल शुरू हुआ, साल के शुरू होते ही जो आपके नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग आपके कंपनी के अंदर है वो कितने, 1,30,000, ठीक है। RRR फैक्टर क्या ले, अब बेटा ये मैं RRR फैक्टर पे अब थोड़ा सा तेजी दिखाने वाला हूं, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं अपना ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पहले इस मेथड को देखने से पहले आप मेरे पास वो वाला मेथड जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने ना RRF पूरे डिटेल में समझा दी कि कैसे लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है, सब समझा दिया। तो बेटा RRF फैक्टर वही रहेगा 1.1 और इंटू 2, और ये जो 1.1 है ये स्टॉक डिविडेंड का फैक्टर है, और ये जो 2 है ये स्टॉक स्प्लिट का फैक्टर है। अब क्यों करा, क्योंकि बेटा जब आपने स्टॉक डिविडेंड दिया होगा तो कितने जितने भी पीछे आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे आप उनका भी नंबर ऑफ द शेयर इंक्रीज हो गया। अब बेटा जैसे ये 1,30,000 वाले जो कॉमन स्टॉक है, ये अभी पुराने वाले हैं। अब जब आपने यहाँ पे नया स्टॉक, आपने यहाँ पे ये देखो आपने 1 जुलाई को स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो आपके ये जो 1,30,000 वाले हैं इनका मार्केट में डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज करा, तो ये जो 1,30,000 है जनवरी वाले, ये वाले जो ग्रुप है इनका भी तो मार्केट में नंबर ऑफ द शेयर इंक्रीज हो गया होगा। लेकिन तो मार्केट में जब इनका नंबर ऑफ द मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा। लेकिन किताबों के अंदर तो अभी भी 1,30,000 ही है, तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपने यहाँ पे पीछे जाके देखो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मार्केट और किताब सेम सेम हो जाए, ठीक है। फिर इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि उसके बाद आपने एक और इवेंट करा बेटा 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट। उसमें आपने ये बोला कि भाई साहब अब आपने जो अपनी पार वैल्यू है कम कर दी है, तो उससे नंबर ऑफ द शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था कि कैसे पार वैल्यू के टुकड़े करने से, पार वैल्यू को कम करने से नंबर ऑफ द शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे। इसका रीजन भी मैंने आपको इन डिटेल बता दिया, तो ठीक है। आप लोगों को बेटा मेरा क्लास को सिक्वेंशियल वाइज में देखना, बार बार बोल रहा हूं, बार बार, क्योंकि ये बेनिफिट मैं चाहता हूं आपको पूरा मिले,
बहुत डिटेल लॉजिक में बताया बेटा, ऐसा लॉजिक में बताया कि आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये है 2 for 1 मतलब एक के बदले दो कर दिए, मतलब अगर कोई एक शेयर होल्ड करके बैठा है तो उसके पास ऑटोमेटिकली दो हो जाएंगे, तो दो हो जाएंगे, ठीक है, तो डबल हो जाएंगे। तो अगर ये 1,30,000 वाला कोई होल्ड करके बैठा है तो बेटा उसके बाद डबल हो जाएंगे मार्केट में, मार्केट में डबल हो जाएंगे ना एकदम से 2,60,000। और वो डबल कैसे होंगे वो उसका लॉजिक मैंने बता दिया था। तो 2,60,000 हो गए, तो बेटा 2,60,000 हो गए, लेकिन वो तो मार्केट में हो गए, किताबों में अभी भी 1,30,000 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटू टू कर दोगे, इंटू टू। अच्छा बेटा, अब इंटू टू तो ठीक है, इंटू इंटू चल रहा है, लेकिन बात है ये फैक्टर ऑफ द ईयर। तो बेटा वो फैक्टर ऑफ द ईयर पे अभी जाएंगे, पहले हम ये सारा आरआरएफ वाला फैक्टर खत्म कर देंगे। बेटा आरआरआर नहीं कह रहा, आरआरएफ फैक्टर कह रहा हूं। देखो आइए, 1 फरवरी को दूसरा जो हमारा इवेंट हुआ वो 1 फरवरी को हुआ, इशू शेयर्स इशू करे हमने। बेटा शेयर्स इशू करे हैं, शेयर्स इशू, कितने शेयर इशू कर दिए भैया, कितने शेयर इशू कर दिए हमने, कर दिए 20,000, 20,000 के शेयर इशू कर दिए, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू टू। बेटा अभी लिखते रहो, नेक्स्ट ये वाला इशू हो गया। अच्छा बेटा ये वाला हो गया, अब हमने जो दूसरा करा है, दूसरा करा बड़े ध्यान से देखो हमने क्या करा है। दूसरा हमने बेटा 1,000 शेयर को रीपरचेज कर लिया, 1 मई को करा, मैं वो मई 1 को यहां लिखना था, कोई नहीं चलो, 1,000 हमने रीपरचेज कराया है, रीपरचेज कराया 1.1 से इंटू टू, ठीक है, इसको भी 1.1 इंटू टू करो। अभी 1.1 इंटू टू क्यों करा, क्योंकि बेटा इससे पहले जितने भी उन सबको रीस्टेटमेंट फैक्टर लग रहा है, इसका लॉजिक में सब बता दिया है, बता चुका हूं बेटा, मैं बार बार नहीं बोल रहा। ठीक है, 1 जुलाई को आपने एक इवेंट और करा, 1 जुलाई को बेटा आपने 10% स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज, स्टॉक परसेंट डिविडेंड दिया। अब बेटा इस पे तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, अरे ये तो एक लाइन है, ये तो आपको बता रहा है कि आपने ये एक इवेंट करा है, इस पे नंबर ऑफ, इसमें कोई शेयर, इस पे थोड़ी ना कोई 1.1 मल्टीप्लाई करोगे क्या, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स पे इंक्रीज होता है ना। अरे जो आरआरआर फैक्टर होता है बेटा वो तो नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है ना, इस पे थोड़ी ना लगे। अगर आप मेरी बात को नोटिस कर रहे होंगे बड़े ध्यान से, मैं यहाँ पे आरआरआर फैक्टर लिख तो रहा हूं, लेकिन ये जो आरआरआर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा वो इवेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। उस वाले मेथड में बेटा हम उस इवेंट के नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पे कर रहे थे, उस वाले मेथड में बेटा जो ये आरआरएफ मल्टीप्लाई हो रहा था वो उस इवेंट पे जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे उससे हो रहा था। देख लो, ये देखो, ये जो आरआरएफ फैक्टर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था उस इवेंट के नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से हो रहा था। ये देखो 1,30,000, 1,50,000, 20,000 पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 1,50,000 पे हुआ है। तो बेटा लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के 1,30,000 पे तो हुआ है, क्योंकि ये तो साल का शुरू है, इसमें तो करना ही पड़ेगा। 20,000 पे हुआ है, 1,50,000 पे नहीं हुआ। मतलब यहां पे हर एक इवेंट पे हो रहा है, हर एक इवेंट पे, हर एक इवेंट के उस डेट पे क्या आउटस्टैंडिंग है, उस हर एक इवेंट पे क्या नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है उस पे नहीं हो रहा है, उस इवेंट पे हो रहा है। डिफरेंस समझ रहे हो, ये है बेटा वो। अब इसका क्या लॉजिक है अभी मैं उस पर आऊंगा, इसका एक लॉजिक है, एक्चुअली वो लॉजिक तब समझ आएगा जब फैक्टर ऑफ द ईयर पे निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसलिए चलिए, तो 1.1 से मल्टीप्लाई करा, ये तो बेटा एक डिविडेंड, ये तो एक नरेशन है जो आपको बता रहे कि हमने ये हरकत करी है, ठीक है, तो इस पे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ द शेयर्स पे होता है ना एडजस्टमेंट। तो ठीक है, सितंबर 1 हो गया बेटा, इसके बाद 1 सितंबर, सितंबर 1 को हमने एक हरकत करी है, क्या करा है, शेयर इशू करे हैं बेटा हमने, सितंबर 1 को शेयर इशू करे हैं, तो कितने कर दिए, कितने इशू करे, 15,000 करे, 15,000 शेयर इशू कर दिया। ठीक है बेटा, बस लिखते रहो और ये नंबर ऑफ द फैक्टर मल्टीप्लाई करते रहो। क्या ये मैंने ये जो लिखा 1.1 इंटू टू ये गलत हो जाएगा, ये मैं आपको यही टेस्ट कर रहा था। लिखते रहो, लिखते रहो, मजा आ रहा है, 1.1 1.1 लिखते रह रहे हो, देख रहे हो बेटा, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो बेटा, ध्यान से देखते रहो कि 15,000 पे 1.1 इंटू टू करना है या नहीं। ये 1.1 वहां पे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये जो 10% स्टॉक डिविडेंड है, ये जो 1 सितंबर, क्यों नहीं होगा 1.1 मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्यों नहीं स्टॉक डिविडेंड का फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने 15,000 के शेयर इशू करे हैं ये स्टॉक डिविडेंड के बाद करे हैं। तो बेटा जो स्टॉक डिविडेंड दिया जाता है वो तो पुराने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ना, मतलब ये जो स्टॉक डिविडेंड है ये तो अपने पुराने लोगों के लिए ना, ये वाले पुराने लोगों के लिए, ये तो बेटा पुराने लोगों के लिए डिक्लेयर करा ना, ये वाले लोगों के लिए, ये तो इन लोगों के लिए डिक्लेयर करा ना बेटा, इन लोगों के लिए। अब तक जो थे 1 जुलाई से पहले पहले जितने भी कंपनी के पास नंबर ऑफ द शेयर होल्डर थे उनके लिए डिक्लेयर करा है ना, 15,000 तो बाद में आया, ये तो नए वाले हैं तो इनके लिए थोड़ी ना डिक्लेयर करा है। स्टॉक डिविडेंड तो बेटा हमेशा पुराने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर करा ना, और ये 1 जुलाई को करा, हमको क्या पता 1 सितंबर को इश्यू करेंगे। तो बेटा यहाँ पे रीस्टेटमेंट फैक्टर मत मल्टीप्लाई कर देना कि मजा आ रहा है 1.1 1.1 1.1, तो यहाँ पे 1.1 कर दिए बेटा, यहाँ पे से स्टॉक स्प्लिट का होगा, क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट करा है
स्टॉक स्प्लिट करा बेटा, वो उससे पहले जितने भी इवेंट्स हुए उससे पहले होगा, क्योंकि बेटा स्टॉक स्प्लिट के बाद जितने भी शेयर इशू होंगे, स्टॉक स्प्लिट के बाद जितने भी शेयर इशू होंगे बेटा, वो तो अब न्यू पार वैल्यू के हिसाब से होंगे ना, लेकिन उससे पहले जितने हुए थे वो तो पुरानी वाली पार वैल्यू के हिसाब से थे, है ना, क्योंकि बेटा जिन्होंने खरीदा होगा वो तो पुरानी पार वैल्यू से खरीदा ना, इसलिए अब उनकी पुराने पीछे जाके किताबों में चेंज करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू 2 करा है, क्योंकि देखो ये जो इवेंट हुआ है न्यू शेयर का इश्यू, ये स्टॉक स्प्लिट से पहले हुआ है, ये देखो ये जितने भी इवेंट्स हुए ये सारे के सारे स्टॉक स्प्लिट से पहले हुए हैं, और स्टॉक स्प्लिट से अगर पहले हुए हैं तो इनकी जो पार वैल्यू है, इनकी जो पार वैल्यू है वो स्टॉक स्प्लिट वो पुराने वाली पार वैल्यू के हिसाब से हुई है, तो इसलिए हमको पीछे जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यही सोचो अगर कोई स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर इश्यू होते तो बेटा ना ही आप या 1.1 का फैक्टर लेते और ना ही ये 2 वाला फैक्टर लेते, क्योंकि बेटा हम डबल क्यों करेंगे, क्योंकि अब जो नए शेयर इश्यू हो रहे हैं पोस्ट स्टॉक स्प्लिट से, मतलब स्टॉक स्प्लिट के बाद, वो तो बेटा न्यू पार वैल्यू के हिसाब से हो रहे हैं, उसमें क्यों आप चेंजेस कर रहे हो बेटा, पीछे गलतियां हुई है इसलिए पीछे जाके गलती करनी पड़ी, तो वहां पे कोई आरआर फैक्टर नहीं होता। खैर इस क्वेश्चन में कोई आरआर फैक्टर आपका कोई था नहीं इसलिए हमने लिया नहीं। आइए बेटा, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, इसलिए सिर्फ यहाँ पे मैंने इनटू 2 करा, 1.1 से मल्टीप्लाई नहीं करा। लास्ट में बेटा जो हमने इवेंट करा वो 1 नवंबर को करा, लास्ट में जो मैंने इवेंट करा वो 1 नवंबर को करा, 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट, बस बेटा यहाँ पे कहानी खत्म। अब आ जाते हैं अपने फैक्टर ऑफ द ईयर में बेटा, अब जो हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं हम अपने फैक्टर ऑफ द ईयर में। अब देखो फैक्टर ऑफ द ईयर कैसे निकालना है, पिछले वाले मेथड में देखो आरआर फैक्टर कुछ भी नहीं था बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आरआर फैक्टर बिल्कुल सेम है, फर्क जो आया है वो ये मल्टीप्लाई वाले में आया है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग में। यहां पे हम उस पर्टिकुलर इवेंट में कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे वो लिखते थे, यहां पे हम वो साक्षात इवेंट ही लिख देते हैं कि भाई 1 फरवरी को क्या इवेंट हुआ, 1 मई को क्या इवेंट हुआ, 1 जुलाई को क्या इवेंट हुआ, 1 सितंबर को क्या इवेंट हुआ, बस उस इवेंट में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है वो नहीं लिखते। तो बस आप ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बदल दो और आरआरएफ फैक्टर बदल दो तो मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, आप देख रहे हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड में अपनी कंफर्टेबल आप फील हो रहे हैं, आप खुद चूज कर लेना बेटा, मैं आप लोगों को इन डिटेल लॉजिक बाय लॉजिक बता दूंगा। चलिए आ जाते हैं 1,30,000, 1,30,000 पे क्या क्या फैक्टर है मैंने आपको बताया था। इस मेथड के अंदर आप ये देखते हो कि उस शेयर होल्डर का पैसा कंपनी ने कितने टाइम अपने पास यूज करा, क्योंकि बेटा ये जो ईपीएस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है, इसका जो क्रक्स है वो यही तो है कि भाई साहब ये जो प्रॉफिट कंपनी ने पूरा नेट इनकम कमा लिया, क्या सबको इक्वल 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 बांटते, क्या नहीं बांटेंगे सबको इक्वल इक्वल, क्यों, अरे किसी ने एक ने 12 महीने पूरे पूरे साल कंपनी को अपना पैसा दिया तो बेटा उसका पूरा साल कंपनी ने पैसा यूज करा, तो उसका पैसा ज्यादा इस प्रॉफिट को कमाने के लिए यूज हुआ है, क्योंकि उसका पैसा उसने ज्यादा टाइम पैसा लगाया ना एज कंपेयर टू अ पर्सन। जैसे ये 1 सितंबर वाला, इस कंपनी ने इस 15 सितंबर वाले ने, इस 1 सितंबर वाले ने, जो 15,000 लोग हैं इन्होंने अपना पैसा सिर्फ कंपनी को 4 महीने के लिए दिया, 1 सितंबर 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 पूरा दिसंबर, 4 महीने के लिए दिया है। तो इनका पैसा सिर्फ कंपनी ने 4 महीने के लिए यूज करा, तो नो डाउट प्रॉफिट कमाने में यूज हुआ, प्रॉफिट कमाने में यूज हुआ, एक लास्ट क्वार्टर में तो यूज करा ही होगा ना, तो इनका पैसा नो डाउट प्रॉफिट कमाने में यूज हुआ, लेकिन कितना समय, सिर्फ 4 महीने। लेकिन इस 1,30,000 नंबर ऑफ द शेयर होल्डर ने पूरे साल कंपनी को दिया है, हर क्वार्टर में इनका पैसा यूज हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे आप एक बात बताओ, क्या सबको, तो ये जो पूरे साल का प्रॉफिट होगा क्या सबको इक्वल 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 बांटना चाहिए ना, बांटना चाहिए, गलत हो जाएगा, नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि बेटा जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए प्रॉफिट का, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा टाइम कंपनी ने यूज करा है और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए ज्यादा इसने यूज करा है, इसका यूज हुआ है। अगर ये पैसा देता ही नहीं ज्यादा टाइम तक तो कंपनी शायद इतना प्रॉफिट कमाती ही नहीं। इन्होंने सिर्फ 4 महीने दिया है, तो बेटा तुमसे पहले तो इन्होंने प्रॉफिट का पैसा दिया, तो इनको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जैसे कि एम्प्लॉय ने जितना ज्यादा महीने काम करेगा उतने महीने की उसको सैलरी मिलेगी, सीधी बात ये है। तो ये वो कंसेप्ट कहता है। तो आप मुझे एक बात बताओ खुद, ये जो 1,30,000 वाले हैं इन्होंने 12 महीने में से इस कंपनी को कितने टाइम अपना पैसा दिया, कितने महीने के लिए कंपनी ने इसका पैसा यूज करा होगा, बेटा 12 में से 12 महीने यूज करा, ये है फैक्टर बस। लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे तो बेटा 12 नहीं था, यहां पे 1/12 था, क्यों, क्योंकि यहां पे आप ये देखते थे कि इस 1,23,000 वाले का पैसा कंपनी ने पूरे साल कितना यूज करा ये नहीं देख रहे, कंपनी ने कितना यूज करा ये नहीं देख रहे, यहां पे हम उस वाले मेथड में हम ये देख रहे थे बस नेक्स्ट इवेंट का कितना यूज हुआ था, तो बेटा नेक्स्ट इवेंट तो सिर्फ 1 महीने बाद ही हुआ हो गया था,
इसलिए 1/12 लिखा था। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि इस 1,30,000 वालों को जो पैसा है कंपनी ने कितने टाइम यूज करा अपने साथ, इसने अपना पैसा कंपनी के साथ कितने टाइम फंसाया, कितने महीने फंसाया, 12 महीने में से 12 महीने पैसा फंसा रहा है इसका कंपनी में। तो ये लॉजिक था बेटा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट वाला इवेंट, 20,000 शेयर कंपनी ने फिर इश्यू करे थे। अब ये जो 20,000 वाले, ये जो नंबर ऑफ द शेयर होल्डर है, इन्होंने भी कंपनी को अपना पैसा दिया, क्योंकि कंपनी ने शेयर इश्यू करे तो कंपनी ने इनके बदले पैसा लिया होगा। तो ये जो $20,000 वाले लोग हैं, 20,000 वाले शेयर वाले जो लोग हैं, इन्होंने कंपनी को अपना पैसा दिया, तो इनका पैसा कंपनी ने 12 महीने में से कितने टाइम यूज करा बेटा? 11 महीने यूज करा है। फेब्रुवरी तो आप गिन लो, फेब्रुवरी टू दिसंबर 11 महीने होते हैं, तो 11 महीने यूज करा है। अब 1 मई को बेटा शेयर रीपरचेज करें, यहां पे शेयर इश्यू नहीं करे, रीपरचेज करे, इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट डाल दिया, क्योंकि ये एक माइनस वाला है, ये माइनस, इट्स अ माइनस ट्रांजैक्शन। अरे ये नंबर ऑफ द शेयर आपके डिक्रीज कर देंगे ना। अरे जितने ज्यादा शेयर होल्डर इंक्रीज करोगे, इश्यू करोगे, तो आपके नंबर ऑफ द शेयर मार्केट में बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप शेयर इश्यू कर रहे हो, तो नंबर ऑफ द शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन वही आप शेयर अगर मार्केट से उठा लोगे, बायबैक कर लोगे, रीपरचेज कर लोगे, तो कम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का डाला ब्रैकेट। और ब्रैकेट एक इंडिकेटर है फाइनेंस की दुनिया में माइनस का, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, इसलिए माइनस डाल दिया। तो जब भी माइनस डालना बेटा, माइनस डाल देना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अगर माइनस डालोगे तो आप सोचोगे ये कोई इश्यू वाला सीन है, आप प्लस कर दोगे, आंसर सारा गलत आ जाएगा आपका, ठीक है, तो माइनस करना है। तो यहाँ पे आपने माइनस करके दिखा दिया। लेकिन अब फर्क, अब ये आप बोलोगे हाँ सर 1 महीने को करा, तो हमने 1 महीने से सर, 1 महीने से लेकर 31 दिसंबर सर होते हैं अपने, कितने महीने होते हैं? 8 महीने होते हैं। मई, 1 मई से बेटा पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने होते हैं बेटा। तो आप 8/12 करते, मतलब 12 में से सर 8 महीने यूटिलाइज करें, गलत हो जाएगा ये आपने अगर ऐसा कर दिया। यही आप स्टूडेंट्स में दिक्कत है कि आप लोग क्या करते हो, एक चीज को बताओ, फ्लो में आ जाते हो आप। एक हमको देखो, कुछ नहीं, ये तो मतलब बहुत सिंपल है सर। 1 जनवरी से कितने महीने हो गए, 1 फरवरी से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए, 1 मई से 31 दिसंबर कितने महीने, 1 जुलाई से कितने महीने हो गए, ऐसे करते रहोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। ऐसे नहीं है ना, लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। बड़े ध्यान से सुनो थोड़ा। यहां पे ये मेथड कहता है कि इस कंपनी का पैसा, इन शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के साथ कितने टाइम तक फंसा रहा बेटा। यहां पे कंपनी ने 1,000 शेयर मार्केट से रीपरचेज कर लिए, मतलब वो जो 1,000 शेयर होल्डर है, कंपनी ने उनका पैसा उनको लौटा दिया और उनसे अपने नंबर, उनसे अपने शेयर वापस रीपरचेज कर लिए, बायबैक कर लिए। तो यहां पे एक बात बताओ, एक 1,000 वाली जनता है, 1,000 वाले शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी ने उनको बोला सुनो सुनो, एक काम करो, तुम अपना पैसा पकड़ो, अपना पैसा पकड़ो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, पकड़ो अपना पैसा, और हमारे नंबर ऑफ द शेयर, और ये जो हमारे 1,000 शेयर है ना, वो वापस दे दो। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इनका पैसा कंपनी में कितने टाइम फंसा रहा? इनका पैसा बेटा कितने टाइम कंपनी में फंसा रहा? 5 महीने। तो बेटा लिख लो 5 महीने। आप यहां पे क्या लिख रहे थे? 8/12, 8/12 गलत हो जाना, गलत हो जाता ना बेटा? हाँ जी सर गलत हो जाता, ये तो हम, हाँ सही बात है सर, इनका तो सिर्फ 5 महीने यूज हुआ, सीधी बात है, क्योंकि बेटा 1 मई को कंपनी ने इनसे रीपरचेज कर लिया ना। सॉरी 5 महीने कह रहा हूं बेटा, कितने बार फंसा रहा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बेटा सिर्फ 4 महीने फंसा रहा। 4 महीने तो, क्योंकि 8 महीने -12 करेंगे तो 4 महीने फंसा रहा है ना, क्योंकि बेटा 1 मई को कंपनी ने रीपरचेज कर लिए। तो बेटा 1 मई को कंपनी ने बोल दिया 1,000 वालों ये लो अपना पैसा पकड़ो, हमारा पैसा दो, और अब से तुम इस कंपनी में बैन हो। बैन मतलब बेटा आप भगा दिया ना, क्योंकि आपने उनका मालिकाना हक खरीद लिया। अरे पैसा अगर आप वापस दे दोगे, अपने शेयर खरीदोगे, तो अब वो थोड़ी ना मालिक है, वो तो चले गए। तो उन्होंने अपना पैसा कंपनी को सिर्फ कितने टाइम दिया होगा? 1 मई को तो बेटा आपने शेयर रीपरचेज कर लिया ना। तो 1 जनवरी से 1 महीने तक की उनकी कहानी थी, क्योंकि उसके बाद तो बेटा वो शेयर है ही नहीं ना, शेयर होल्डर आपने मार्केट से दोबारा खरीद लिए, रीपरचेज कर लिए, तो अब वो मार्केट में शेयर है ही नहीं। तो अब पूरे साल आपने ना ही उनका पूरा पैसा यूज करा, तो आपने उनका सिर्फ जो पैसा यूज करा वो रीपरचेज की डेट तक करा, 1 जनवरी से 1 मई तक, क्योंकि 1 जनवरी से 1 मई तक, 1 मई तक तो वो आपके शेयर होल्डर थे ना बेटा। तो उतने टाइम तो कंपनी ने उनका पैसा यूज करा ना, तो कितने होते वो? 4, मतलब 12 में से सिर्फ 4 महीने बेटा, 12 में से सिर्फ 4 महीने कंपनी ने इनका पैसा यूज करा, 4 महीने। बेटा ये जो मैंने लिखा है, ये लॉजिक में तो अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक लॉजिक है। ऑब्वियसली बेटा हम यहाँ पे यही तो देखते हैं कि कितना टाइम यूज करा है। लेकिन अगर किसी के पास आंख होगी बेटा थोड़ी फाइनेंस की, मतलब अगर वो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझे, यहाँ पे ब्लंडर हो गया, गलती भी नहीं, ब्लंडर हो गया, डबलिंग। मैं अगर आपको हिंट दूं तो यहाँ पे डबलिंग हो गई।
क्या डबलिंग हो गई है यहाँ पे, ये नहीं समझ आया बस, क्या डबलिंग हो गई है बेटा? डबलिंग ये हो गई है कि यहाँ पे नो डाउट ये जो 1000 शेयर होल्डर है, कंपनी ने इनको पैसा देकर रिटायर कर दिया, ये लो अब तुम निकलो। कंपनी ने इनका पैसा दिया क्योंकि इनका पैसा कंपनी ने यूज करा 4 महीने, तो कंपनी ने कहा नहीं आगे इनके साथ सफर कंटिन्यू नहीं करना, ये लो भाई साहब तुम अपना पैसा दो और 1000 हमारे शेयर वापस दे दो। तो बेटा यहां तक इनकी कहानी तो 4 महीने इनका पैसा यूज करा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये 1000 शेयर होल्डर मार्केट में आ टपके कहां से? सीधा आसमान से निकल के आ गए बेटा। आपने कभी ना कभी कोई शेयर इशू करा होगा, उस शेयर होल्डर की शेयर इशू करा होगा, तो उस भीड़ में ये थे, तो उन वाले नंबर ऑफ शेयर होल्डर से आपने को रीपरचेस कर लिया होगा। अरे बेटा ये 1000 शेयर आपके मार्केट में आए कैसे? तो आप कह रहे हो सर ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है सर, कहां से आए? आप अजीब बच्चों वाली बातें कर रहे हो सर। आपने देखो अब इससे पहले ही आपने एक नंबर 1 फरवरी को, सर 1 फरवरी को ही तो आपने शेयर इशू करे होंगे $20,000 के। हो सकता है ये जो आपने $20,000 नए शेयर इशू करे हो, इसी में से इसी भीड़ में से होंगे सर, इसी में तो इसी में से 1000 आपने परचेज कर लिए होंगे। हाँ बेटा पॉसिबल है, लेकिन फाइनेंस के अंदर बेटा कंसेप्ट होता है जिसको हम अज्यूम करके चलते हैं, ये चलता ही है, फीफो। हालांकि ये जो बेटा कंसेप्ट है ये स्टॉक इन्वेंट्री का कंसेप्ट है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेकिन एक्चुअली में इन रियलिटी ये कंसेप्ट हर जगह लगता है बेटा। नो डाउट ये जो 1000 शेयर होल्डर्स हैं, ये आपके मालिक होंगे, आपने कभी ना कभी शेयर इश्यू करे होंगे, तो ये उसी जनता में से होंगे जो आपने कभी ना कभी शेयर इश्यू करेंगे, तो उन्हीं लोगों में से आपने कभी, उनमें से 1000 लोग, आपने 20,000 इशू कर दिए, ये देखो ना 20,000 शेयर इशू कर दिए, आपने कहा चल छोड़ 20,000 में से 1000 रिपर्चेस कर, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक लॉजिक है। लेकिन क्या बेटा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि क्या ये इस वाली जनता में से हो? बेटा पिछले साल भी आपने कोई शेयर इशू करे थे, ये पूरे साल का ओपनिंग बैलेंस है ना, हो सकता है बेटा ये जो 1000 वाले हो ये इस भीड़ से बिलोंग करते हो। आप किस डंके की चोट पे कैसे कह सकते हो कि ये इसी 20,000 वाले में से होंगे, कि 1 फरवरी को आपने इशू करा होगा उसमें से होंगे 1000 वाले? बेटा हो सकता है ऐसे भी हो, तो आपको हमेशा यही मानना है फीफो। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप कैसे कह सकते हो ये 1,30,000 में तो 1,20 होंगे, तो बेटा ये तो झगड़ा हो गया ना, अब झगड़ा कर लेते बैठ के बेटा। नहीं नहीं ये तू आप कह रहे हो नहीं सर 20,000 में से है ये 1000 वाले, मैं कह रहा हूं नहीं ये जो 1000 वाले हैं ये 1,30,000 में है। बेटा कर लो झगड़ा, ये तो फिर हम पूरे साल झगड़ा ही करते रहेंगे। तो बेटा एक बीच का रास्ता लेना पड़ेगा, अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अजम्पशन ये है कि बेटा इसको कहते हैं फीफो कंसेप्ट। फीफो कंसेप्ट ये होता है कि जब भी आप हमेशा इन्वेंट्री यूज करोगे ना बेटा, आपके घर में बेटा ये आप कभी कहते हो किसी कंपनी के या किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाना, उनकी जो किचन होती है ना बेटा, उनकी दीवारों पे उनके मतलब लिखा होता है, ये ऑडिटर उनके चिपका देता बेटा। वहां पे क्या होता है, उनकी किचन में ये लिखा होता है कि आप फीफो यूज ऑलवेज फीफो, स्ट्रिक्टली यूज फीफो, ऐसा आपको दिखाई देगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर। आप कभी देखेंगे बेटा होटल्स के अंदर भी लिखा होता है, अगर आप उनकी किचन के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा यूज ऑलवेज फीफो। इसका रीजन ये है, वहां पे ऑडिटर उनका वहां पे लिख के जाता है। इसका क्या है, क्योंकि फूड ऑडिटर्स वगैरह होते हैं, क्वालिटी ऑडिटर है, वो लिखवा के जाते हैं, क्योंकि क्या है वो जो शेफ है वो तो चीजें यूज कर रहा है, हालांकि उनके जो भी उनका रिस्पेक्टिव कोर्स है उनको वहां पे पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे हैं शेफ जो बेटा ऐसे कोई प्रॉपर वो तो पढ़ के आए नहीं, उनके पास तो बस एक्सपीरियंस होता है, वो लग जाते हैं बेटा। तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो देखेंगे अरे फ्रेश टमाटोज हैं, वो तो बेचारा उसको यूज कर लेगा। लेकिन बेटा ऐसे नहीं चलता ना मैनेजमेंट की दुनिया में। अगर आप फ्रेश टमाटर यूज कर लोगे तो बेटा जो पुराने टमाटर लाके रखे हैं वो तो सड़ जाएंगे। अरे कंपनी ने पुराने टमाटर भी लाके रखे हैं और अभी लेटेस्ट नया स्टॉक भी लाके रखा है टमाटर का। अब बेचारे शेफ को तो नॉलेज है नहीं फीफो लीफो की, वो क्या करेगा, अच्छा नए नए टमाटर लाए, बढ़िया बढ़िया रेड रेड टमाटर है, इसको यूज करते हैं, अच्छा खाना बनेगा। लेकिन बेटा अगर वो ऐसे ही यूज करता रहा, जो पुराने टमाटर पड़ते पड़ते वो तो स्टॉक वो तो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, बड़ा बड़ा सड़ जाएगा। तो ये तो कंपनी का ऑप्शनिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर देगा ये तो इसलिए हमेशा वहां पे लिखवाया जाता है कि भाई साहब बड़े ध्यान से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। पहले आपको चाहे आपके यहाँ पे हमने लेटेस्ट क्वालिटी का माल रखा हुआ है, लेकिन आपको उसको हाथ नहीं लगाना। सबसे पहले पुरानी सब्जियां, पुराने टमाटर, उनको पुराना स्टॉक यूज करो, क्योंकि अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, आपको पता है बेटा पूरा खाने जो होता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो बड़ा बड़ा सड़ जाएगा। ये सेम चीज आपकी मम्मी घर में भी तो यूज करती है। आपके किचन में सामान रखा हुआ है सब्जी वगैरह, तो बेटा पहले पुरानी चीजों को ही तो यूज करेंगे, ऐसा थोड़ी ना जो अभी नई सब्जी लाके रखी है उसको पहले यूज करना स्टार्ट करेंगे, पुरानी पड़े पड़े सड़ जाएंगे, ये तो फेल हो जाएगा बेटा ये तो इस यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। मतलब ये एक धारणा है, यही धारणा है, यही असम्पशन है कि बेटा सबसे पहले हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि ये जो चीजें हमने यूज करी होंगी, तो ये जो आपको किचन में बेटा जो आपका सामग्री यूज होती है, तो बेटा आप इसको ये मत लेकर ना कि वो अभी लेटेस्ट क्वालिटी है, वो हमेशा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो बासी है पुराना है, नहीं, सबसे पहले वो पुराना यूज करेंगे, पुराना ही मटेरियल यूज हुआ बेटा। ऐसा नहीं है कि उसमें भी नया मटेरियल आपको जो आपको खाने में परोस दिया गया है कि उसमें जो अभी लेटेस्ट बैच का यूज हुआ है, नहीं। अगर कंपनी का पुराना स्टॉक है तो बेटा फिर पुराना ही वाला यूज होगा।
मतलब इस डिश को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है, हम मान के चलेंगे कि भाई इसमें से पुरानी जो डेट वाला माल है उसको यूज करेंगे क्या, ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए। बेटा सेम आप पहले दवाइयों के साथ भी यूज करते हो, सेम दवाइयों के साथ ही तो बेटा सेम केमिस्ट वाला भी, वो जितनी पहले पुरानी एक्सपायरी है पहले उसको निकालेगा लेटेस्ट एक्सपायरी की जगह, क्योंकि बेटा अगर वो लेटेस्ट एक्सपायरी निकालता रहेगा जो पुरानी है वो तो फिर बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाएंगी। सेम यही तो है फाइनेंस की दुनिया में भी। ऐसी ही जो 1,000 वाला नंबर ऑफ द शेयर होल्डर है, अभी कहां से निकले होंगे, ये कौन सी जनता में से निकले होंगे? क्या ये 1,30,000 वाले ग्रुप है, 1,30,000 वाली जनता एक जो ग्रुप है उसको बिलोंग करते हैं, या 20,000 वाले? बेटा ये जो 20,000 वाले हैं ये हमने अभी लेटेस्ट इशू करे हैं, लेकिन हम ये मान के चलेंगे ये जो 1,00,000 ये जो 1,000 वाले हैं ये पुराने वाले कंपनी ने पुराने वाले में से रिपर्चेज करे होंगे। देखिए क्या है, कंपनी ने अभी अभी देखो बेटा 20,000 वाले अभी अभी इश्यू करें, अब अभी अभी कंपनी कह रही है नहीं मैं रिपर्चेज कर रही हूँ। बेटा ऐसा तो नहीं होगा ना, या तो तू इश्यू 19,000 करता। अगर कंपनी ये कह रही है 20,000 में से मानेंगे भैया हम तो, ठीक है 20,000 मान लिया, तूने इसमें से 1,000 रिपर्चेज भी कर लिया, अबे तो तेरी क्या बेकार मैनेजमेंट है, पहले 19,000 कर लिया तो तुझे पता नहीं है कि इतनी मार्केट में चल रहा है डिमांड। तो बेटा ये कंपनी गलती नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली ये जितनी भी हरकत करी होगी ये पुरानों से ही करी होगी कंपनी ने। मतलब पुराने वाले थे, कंपनी ने देखा यार पुराने में ये पुराने वाले बताओ बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए, इनमें से 1,000 वापस रिपर्चेज कर लेते हैं। तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे बेटा, अपनी किताबों में लिख लेना, रजिस्टर खोलते हुए जो पहला पन्ना है जिसको आपने खाली छोड़ा है उसमें भी अब बड़ा बड़ा लिख देना कि हम मान के चलेंगे कि ये जो ग्रुप होगा ये सबसे पहले जो आपके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हो गए, मतलब जितना पुराना आपको दिख सकता है। यहाँ इस केस में बेटा इससे पहले से 1 जनवरी है, इससे पहले तो और कोई पुराना हो नहीं सकता। यही मान के चलेंगे ये जो हमने रीपरचेज करे होंगे वो सारे के सारे यहां से रीपरचेज करे होंगे। अगर बेटा ये लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है फिर हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन कह रहा है यहां पे, तो सोचो बेटा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेता हूं। इस वाले केस में तो जैसे लिखा हुआ है कि कंपनी ने 1,000 ही रीपरचेज करे, इस वाले केस में तो जैसे लिखा हुआ है कि कंपनी ने सिर्फ 1,000 रीपरचेज करे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि इस साल कंपनी ने 1,50,000 रीपरचेज करे हैं, तो बेटा ये 1,50,000 रिपर्चेज करो बेटा, 1,50,000 और बेटा 1,50,000 तो ज्यादा हो गया, 1,40,000 मान लेते हैं, 1,40,000 रिपर्चेज करें। अब बेटा ये 1,40,000 रिपर्चेज तो करें, अब आप बोलोगे ठीक है 1,40,000, तो बेटा सबसे पहले आप ये मान के चलोगे ये जो हमने रिपर्चेज करे होंगे ये सबसे पुराने वालों में से करे होंगे। बेटा ये जितने भी रिपर्चेज करे होंगे कंपनी ने सबसे पुराने वालों में से करे होंगे, सबसे पहली बात है, क्योंकि बेटा अगर कंपनी पहले रिपर्चेज करेगी तो पहले पुराने वालों को तो निकालेगी, कंपनी यही चाहेगा ना, हाँ न्यू न्यू वाले आए। हाँ तो बेटा ये जो 1,40,000 आप रीपरचेज करें, आप क्या करोगे, पुराने वालों में से करेंगे तो 1,30,000। तो बेटा लेकिन दिक्कत क्या हो गई, सबसे पुराने वाले है ही कितने, 1,30,000। तो मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी पुराने वाले अगर आप उनको खरीदने पे आओ तो आप ज्यादा ज्यादा कितने खरीद रहोगे, 1,30,000। लेकिन कंपनी ने तो बेटा 10,000 और रिपर्चेज करे। अब आप दुविधा में आ गए, हमें ये कैसे हो गया, अब पुराने वाले तो है ही सिर्फ 1,30,000, कंपनी ने 1,00,000 रिपर्चेज कैसे कर लिया, 1,40,000, 10,000 एक्स्ट्रा रिपर्चेज कैसे कर लिया? अरे मेरे बेटे 10,000 एक्स्ट्रा रिपर्चेज यहां से कर लिया होगा, इसके बाद भी तो कंपनी ने कभी शेयर इश्यू करे थे ना, $20,000 कंपनी के 20,000 शेयर आए थे ना। कंपनी के पास टोटल शेयर कितने थे 1 फरवरी तक, 1,50,000 थे, तो 1,50,000 में से 1,40,000, तो पहले जो लिमिट होगी वो यहां से एग्जॉस्ट करी जाएगी। मतलब जितने भी मैक्सिमम आप लिमिट एग्जॉस्ट कर सकते हो वो सबसे पुराने से पुराने करना। अगर कुछ बच जाती है, जैसे इस केस में जो 1,40,000 है, पहले जो 1,30,000 है वो आप पहले पुराने से पुराने वाले में एग्जॉस्ट करेंगे, फिर जो बच जाता है 10,000 बैलेंस वो आप यहां से एग्जॉस्ट करेंगे, यहां से नेक्स्ट वाले। फिर अगर ये भी एग्जॉस्ट हो जाती फिर इसके बाद ये जो यहां 15,000 वाले नए शेयर इशू करें फिर यहां से करते। ये है लॉजिक बेटा। तो पुराने से पुराना मानना, ये मैंने आपको बताया, ये स्टूडेंट्स को लॉजिक समझ नहीं आता तो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल और क्लियर वे में समझा दिया। ठीक है, अगली क्लास में बेटा हम इसका फैक्टर निकालना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।